नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए या फिर कहें कृषि प्राविधिक का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। अभी तक हमारे 17 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में या फिर कहें आपकी जो प्रैक्टिस सेट वाली प्लेलिस्ट है 50 प्रैक्टिस सेट नाम से है, ठीक, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए और या फिर कहें उस पर जाके देख सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं और इसमें जो है आपका जो आपका परीक्षा में आएगा, जैसे 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के व 20 क्वेश्चन यूपी जीके के, ठीक। तो इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, ठीक। साथ में साथ एक नया कोर्स लॉन्च हो चुका है यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2024 के लिए कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ नोट्स बंडल, जिसमें आपको कृषि के नोट्स मिलने वाले हैं, कंप्यूटर के नोट्स मिलने वाले हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नोट्स मिलने वाले हैं। तो बढ़िया से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे देखिए आपका कोई भी कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। मतलब ये कहें कि जो आपका एजीटीए का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कोई वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन विजन एग्री एकेडमी आपके लिए कृषि, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश के जो एक है सामान्य ज्ञान है, इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आया है, जिसमें आपको 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिले हैं, प्लस आपको 30 सेट पेपर भी मिलने वाले हैं। हिंदी माध्यम रहने वाला है, प्राइस है 499 मात्र, ठीक। यदि आप इसे खरीदना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी बाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस दिए गए नंबर पर 7880497104 पर जाकर भी हमसे जो है संपर्क करके बाय कर सकते हैं। देखिए, यदि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से बाय करते हैं तो आपको पे करना होगा 550 या फिर कहें 499 से 50 रुपये चार्ज लग जाता है। और यदि आप डायरेक्टली संपर्क करते हैं या फिर कहें इस नंबर पर कांटेक्ट करते हैं तो आपको मात्र 499 ही मिलेगा। ये आगे है आपका पीडीएफ बंडल कोर्स, जिसमें मिलने वाले हैं 50 डे टेज टारगेट बेस्ड सेट पेपर, है ना। इतना सेट पेपर कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा आपको। 50 सेट पेपर लगा लोगे ना तो तैयारी आपकी पक्की हो जाएगी, है ना। तो 50 सेट पेपर प्रोवाइड कराएंगे, पैटर्न के अनुसार रहेंगे। 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के व 20 क्वेश्चन यूपी जीके के देखने को मिलेंगे। प्राइस जो है इसका मात्र 249 रुपये है। कांटेक्ट कर सकते हैं 7880497104 पर, ठीक। इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन या फिर कहें प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। आज 17 सेट पेपर आपको करवा चुके हैं, ठीक। तो बढ़िया से आंसर करिएगा, ए बी सी या फिर डी, जो भी आंसर आपको उचित लगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को। और जो बच्चे जो है कंटिन्यू नहीं है वो कंटिन्यूटी बनाइए। थोड़ा सा हम भी कंटिन्यू नहीं है अभी हाल फिलहाल, तो थोड़ा सा क्या है कि नोट्स पर वर्क चल रहा है। आपके लिए जल्द ही प्रिंटेड नोट्स या फिर कहें आपके हार्ड कॉपी में नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं जल्द ही, है ना। तो यूपी ट्रिपल एससी की बढ़िया या फिर कहें एजीटीए की बढ़िया तैयारी के लिए आपके लिए हार्ड कॉपी में नोट्स जो है 1 अगस्त तक प्रोवाइड कराना है। इस वजह से थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। आपका जो है सारा कुछ बन गया है, पैथोलॉजी और इकोनॉमिक्स रह गया है। इकोनॉमिक्स और पैथोलॉजी बनते ही आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक। तो विजन एग्री एकेडमी की तरफ से यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए सेट पेपर 18 और सेट पेपर 18 का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है कि निम्न सब्जियों में कौन सब्जी प्रति फल सबसे अधिक जो है बीज उत्पन्न करती है? टमाटर, बैंगन, मिर्च या आलू। यहाँ पर सीड मल्टीप्लिकेशन दिया गया है या फिर क्या पूछा गया है, सबसे अधिक बीज पैदा कौन सी फसल करती है? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। तो देखो बच्चों, सबसे अधिक जो बीज पैदा करने वाली फसल है वो कौन सी है? आपकी बैंगन। कौन सी? बैंगन जो है आपकी सबसे अधिक क्या करती है? बीज उत्पादित करती है, ठीक। आगे बात करें अगले प्रश्न की, रिटार्ट किसके लिए आवश्यक है? रिटार्ट किसके लिए आवश्यक है? ए फल डिब्बाबंदी, बी स्क्वैश को बोतलबंदी के लिए, शाक भाजी डिब्बाबंदी, इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। तो जो आपका रिटार्ट है, क्या भैया, रिटार्ट जो है वो आपका शाक भाजी डिब्बाबंदी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, शाक भाजी डिब्बाबंदी, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च तापमान पर रस का
पार्श्वीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? उच्च तापमान पर या फिर कहें हाई टेम्परेचर पर तापमान पर रस का पार्श्वीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है रस की सुगंध को, रस की भंडारण क्षमता को, रस का रंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दीजिए आंसर ए, बी, सी या फिर डी। तो देखिए, जो आपका उच्च तापमान पर रस के देखो सुगंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही भंडारण क्षमता पर पड़ता है, तो रस के रंग पर रस का रंग बदल जाता है। किससे? आपका पार्श्वीकरण से। किससे? पार्श्वीकरण से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि कौन सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? बीज एवं बुआई हेतु प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना, भूमि एवं जल प्रबंधन करना, फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाएं प्रबंधन करना, कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन करना। बताइए निम्न में से कौन सा जो है सस्य विज्ञान का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर पूछा क्या गया है, सस्य विज्ञान का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन। कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन किस में किया जाता है? पशुपालन में किया जाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, ताप लहर से क्या होता है? फसल के बीज का अंकुरण, परागण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों की जड़ों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता। ताप लहर से क्या प्रभाव होता है या फिर कहें क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, फसल के बीज के अंकुरण के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए होता है, जिसे हम ताप लहर कहते हैं ना। तो टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा किसके लिए? फसल के अंकुरण के लिए। तो कौन कौन प्रभावित होता है या फिर कहें क्या होता है? तो फसल के बीज का अंकुरण होता है। क्या होता है? फसल के बीज का अंकुरण होता है। अगला प्रश्न है, फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना किस विधि इसके अंतर्गत आता है? जैविक नियंत्रण, कर्षण द्वारा नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण या रासायनिक नियंत्रण। आपका जो लाइट ट्रैप है इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? नॉर्मली आपके मेल मौत या फिर कहें नर को फंसाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं आपके लाइट ट्रैप्स। ठीक है, तो यह जो है बायोलॉजिकल है, यांत्रिक है, कर्षण द्वारा नियंत्रण है, रासायनिक नियंत्रण है। बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो देखिए यहाँ पर जो लाइट ट्रैप्स हैं, लाइट ट्रैप्स क्या है? एक यांत्रिक नियंत्रण है। क्या है बच्चों? यांत्रिक नियंत्रण। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस हैरो को बखर भी कहा जाता है? डिस्क हैरो को, स्पाइक टूथ हैरो, स्प्रिंग हैरो, ब्लेड हैरो। किसे जो है बखर भी कहा जाता है? तो भैया जो ब्लेड हैरो होता है, कौन सा हैरो बच्चों? ब्लेड हैरो जो होता है उसे बखर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बखार नहीं, बखर कहा जाता है ना। अगला प्रश्न है, सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक क्षति पहुंचाते हैं? सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं? सैनिक कीट में कौन आ जाता है? माइथिमा सेपेराटा। ठीक, या फिर कहें सैनिक माइथिमा सेपेराटा किसको अधिक जो है नुकसान पहुंचाते हैं? यह जो है नॉक्टिडी फैमिली का है, इसकी जो सूढ़ियाँ हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो भैया ये किसको नुकसान पहुंचाते हैं? आपके धान को। माइथिमा सेपेराटा या सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं? तो धान को पहुंचाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि अनाज पकने के समय तापमान परिवर्तन से क्या नुकसान होता है? अनाज की गुणवत्ता कम हो जाती है, अनाज का वजन कम होता है, खराब अंकुरण क्षमता, उपयुक्त सभी। अनाज पकने के समय तापमान में परिवर्तन से क्या नुकसान होगा? बताइए आंसर। ए, बी, सी। अनाज की गुणवत्ता कम हो जाती है, अनाज का वजन कम होता है, खराब अंकुरण क्षमता, उपयुक्त सभी। लिख दीजिए ए, बी, सी या फिर डी। कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख दो। तो नॉर्मली अनाज की गुणवत्ता में भी कमी हो जाती है, अनाज का वजन कम होता है, खराब अंकुरण क्षमता, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी, है ना। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो जाता है, उपयुक्त सभी। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है,
गेहूं में CRI अवस्था आती है 10 से 15 दिन बुआई के बाद, 20 से 25 दिन बुआई के बाद, 35 से 40 दिन बुआई के बाद, 45 से 50 दिन बुआई के बाद। तो नॉर्मली जो आपकी अंक एक है CRI या क्राउन रूट इनिशिएशन, क्या भैया CRI या क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन, ठीक। कब होता है आपका बुआई के 20 से 25 दिन बाद। कब आती है 20 से 25 दिन बाद। CRI अवस्था कब आती है आपकी बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, आलू के भंडारण के लिए उचित तापक्रम होना चाहिए 3 से 5 डिग्री सी, 4 से 6 डिग्री सी, 7 से 9 डिग्री सी, 1 से 3 डिग्री सी। आलू के भंडारण के लिए उचित तापक्रम कितना होना चाहिए, बता दीजिए आंसर बच्चों। तो उचित तापक्रम कितना, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 4 से 6 डिग्री सी। और आपका जो है 85 से 90% RH। कितना RH, 85 से 90% RH या रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और आपका 4 से 6 डिग्री से क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए आलू के भंडारण के लिए, ठीक। अगला प्रश्न है, 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित जो है फल युग्म है, आंवला व कटहल, आंवला व फालसा, आंवला जामुन, आंवला लोकाट। क्या होगा सही आंसर यहाँ पर। 9.5 pH पर कौन सी फसल अच्छे से उगेगी, कौन सी फल वाली फसल अच्छे से उगेगी। तो भैया वो है आपकी आंवला व जामुन। कौन सी फसल अच्छे से उगेगी, आपकी आंवला व जामुन अच्छे से ग्रो होगी, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आंवला व जामुन सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि सभी दलहनी फसलें उत्पादन के साथ साथ भूमि सुधार का भी कार्य करती हैं। एक कहलाती हैं एनर्जी स्मूदर, पुनरुद्धारक या फिर कहें नर्स क्रॉप। तो यह कहलाती हैं आपकी पुनरुद्धारक या फिर कहें आपकी जो है रिस्टोरेटिव क्रॉप या फिर कहें आपकी पुनर्स्थात्मक फसलें या पुनरुद्धारक फसलें कही जाती हैं। वह फसलें जो आपके मृदा में न्यूट्रिएंट को ऐड करती हैं या फिर कहें पोषक तत्वों को बढ़ाती हैं, वह कौन होती है, पुनरुद्धारक या फिर कहें रिस्टोरेटिव क्रॉप कहलाती हैं। कौन सी फसलें, रिस्टोरेटिव क्रॉप्स। क्रॉप कहलाती हैं, रिस्टोरेटिव क्रॉप कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है 35 से 40 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम या 10 से 15 किलोग्राम। बताइए ग्रीष्मकालीन मूंग की जो है कितनी बीज दर होती है। तो भैया होती है 25 से 30 किलोग्राम। कितनी रखी जाती है ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर, आपकी 25 से 30 kg। कितना रखना पड़ता है प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी। NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन या आपकी राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई, 1963 में, 1964 में, 1973 या 1974 में। तो आपका जो राष्ट्रीय बीज निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी। कब हुई थी, 1963 में या 1963 में हुई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वर्ष भर में सीमित उपयोग के कारण बैलों के रखरखाव की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैक्टर के मूल्यह्रास की दर लगभग 20% प्रति वर्ष होती है। शक्ति उत्पादन के अनुसार एक जानवर की शक्ति 0.3 से 0.6 किलोवाट हो सकती है। एक फार्म श्रमिक की औसत शक्ति 0.1 हॉर्स पावर या 0.075 किलोवाट होती है। यहाँ पर गलत कथन हमें बताना है। बताइए गलत कथन कौन सा होगा यहाँ पर, A, B, C या फिर D। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर कर दीजिए A, B, C या फिर D। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो ट्रैक्टर के मूल्यह्रास की दर लगभग 20% प्रति वर्ष होती है। ये गलत है, इतनी नहीं होती है, लगभग 10% या 5 से 10% जो है मूल्यह्रास होता है किसका, आपका ट्रैक्टर का, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गन्ने का मूल वेधक क्षति पहुंचाता है, जड़ को, तने को, पत्ती को, बीज को। मूल का मतलब समझते हैं आप, मूल का मतलब आप लोग समझते हैं क्या,
रूट बोरर, क्या भैया, रूट बोरर, या फिर कहें जड़ वेधक, या फिर कहें जड़ छेदक, किसको नुकसान पहुंचाएगा? जड़ को, तने को, पत्ती को, बीज को। आप ऑफिशियल सी बात है कि नॉर्मली ये किसे आपका नुकसान पहुंचाएगा? जड़ों को पहुंचाएगा। रूट छेदक है, जड़ों को छेद करेगा, है ना, तो किसको नुकसान पहुंचाएगा? ये जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। कौन? आपका गन्ना का जड़ वेधक या रूट वेधक, ठीक। सॉरी यहाँ पर जड़ को तो नुकसान पहुंचाता ही है, यहाँ पर जड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये तो पहुंचाता है तने को नुकसान पहुंचाता है। सॉरी बच्चों, जो आपका गन्ने का मूल विरोधक है, यहाँ पे क्या है, रूट बोरर है, वो किसे नुकसान पहुंचाता है? तने को नुकसान पहुंचाता है। सॉरी बच्चों, रूट नहीं होगा, यहाँ पर तना होगा, है ना, तो तने को नुकसान पहुंचाता है। रूट बोरर किसे नुकसान पहुंचाता है? तने को यहाँ पर आंसर कर लेना, ठीक। उपज भंडारण से लाभ है, उत्पाद को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। मौसम के कारण बाजार में उत्पाद पर दबाव से मुक्ति मिलती है। उत्पाद की पर्याप्त उपलब्धता के दौरान औने पौने दामों पर बिक्री होने से बचाया जाता है। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मक्के के पौधे में टैसल पहले निकलते हैं, सिल्क पहले निकलते हैं, इनमें से दोनों साथ निकलते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखो, मक्के के पौधे में पहले क्या निकलते हैं? टैसल निकलते हैं। टैसल क्या होते हैं? आपके जो मेल फ्लावर होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर जो फ्लावर होते हैं, आप गए आपके फूल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? टैसल। और जो आपके भुट्टे से, अधबीज से निकलते हैं, भुट्टे से निकलने वाले जो बाल होते हैं, वो फीमेल पार्ट या सिल्क होते हैं। सबसे पहले टैसल बनता है, उसके बाद क्या बनता है? आपका जो है सिल्क बनता है। तो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, टैसल पहले निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, इमली के फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली के फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉर्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल या गैलिक अम्ल? बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो नॉर्मली इमली में कौन सा होता है? खट्टापन होता है ना, तो टॉर्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली में बच्चों? टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉर्ट्रिक अम्ल, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि देखो बच्चों, लिखा हुआ है शुष्क खेती में एल्केनिल सक्सिनिक अम्ल का प्रयोग पौधों की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाता है, क्योंकि यह स्टोमेटा के ऊपर एक परत बनाता है। कोशिकाओं की भित्तियों में पानी पारगम्यता, स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। उपरोक्त सभी, बताइए आंसर क्या होगा? जो आपका एल्केनिल सक्सिनिक अम्ल है, यह कैसे काम करता है? या प्रकाश संश्लेषण या फिर कहें आपके पौधों की वृद्धि में या सूखे से बचाने में कैसे मदद करता है? तो नॉर्मली यह जो है स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन? आपका एल्केनिल सक्सिनिक अम्ल। तो इससे क्या होगा? सूखे की स्थिति में स्टोमेटा को बंद कर देगा, जिससे जो है आपका जो है सूखे से बचाया जा सकता है, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। बाविस्टिन से बीज शोधन किससे बचाता है? विषाणु रोग से, फफूंदी रोग से, जीवाणु रोग से, उपरोक्त सभी से। बाविस्टिन से यदि हम जो है एक कहें बीज शोधन करते हैं तो वह किससे बचाएगा हमें? तो भैया वो किससे बचाएगा? आपका फफूंदी रोग से। कवकनाशी है। कौन भैया? बाविस्टिन क्या है? एक कवकनाशी है। कौन से रोगों को बचाएगा? ये फफूंदी रोग या फिर कहें फफूंद से लगने वाले रोगों को रोकेगा या कम करेगा या फिर कहें नष्ट करेगा। अगला प्रश्न है, परिपक्व बीज में बीजांड काय के दीर्घ स्थायी बाहरी परत को क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष, मांसांकुर या अधिमास, एंडोस्टोमस या एंडोथीलियम? बताइए आंसर क्या होगा? जो आपका बीजांड होता है या फिर कहें आपका परिपक्व बीज में बीजांड का या दीर्घ स्थायी बाहरी परत होती है, उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष। क्या भैया? पेरिस्पर्म या फिर कहें आपका परिभ्रूणपोष कहा जाता है। किसे? परिपक्व बीज के बीजांड काय के दीर्घ स्थायी बाहरी परत को क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 दिया है,
उन्नत बीज उर्वरक और कीटनाशक दवाओं और आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी है नाबार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी समिति, बीमा कंपनियां। बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए, जो आपकी ग्राम पंचायत समिति है इसके स्तर पर जो काम करती हैं वो करती हैं सहकारी समिति। जैसे आपने इफ्को का नाम सुना होगा, है ना। तो सहकारी समितियां जो है बीज और उर्वरकों कीटनाशक दवाएं प्रदान करती हैं, तो यहाँ पर सहकारी समिति सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं मोल क्रिकेट में, हाउस क्रिकेट में, डंग बीटल में, सॉवक्स में। किसमें जो है आपकी डगिंग टाइप जो है आपकी टांगें पाई जाती हैं? खोदने वाली टांगें किसमें पाई जाती हैं? तो भैया खोदने वाली क्रिकेट या मोल क्रिकेट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं? आपकी मोल क्रिकेट में खोदने वाली या डगिंग टाइप जो है आपकी जो लेग्स हैं या टांगे हैं वो पाई जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टूलिंग किसके लिए एक महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रवर्धन तकनीक है? तो भैया वो है आपका आंवला, आम, अनार या अमरूद। तो अमरूद के लिए सबसे उपयुक्त है। स्टूलिंग किसके लिए एक महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रवर्धन की तकनीक है? तो अमरूद के लिए। किसके लिए? अमरूद के लिए। अगला क्वेश्चन, नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प किस फसल में पाए जाते हैं? अमरूद में, बैंगन में, आम या भिंडी में। इसे हम स्पेडिक्स भी कहते हैं। आपके नर व उभयलिंगी फूल को हम क्या कहते हैं? स्पेडिक्स। और ये किस में पाए जाते हैं? आपके आम के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? आम के अंदर। नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प क्रम किस फसल में पाए जाते हैं? आपके आम के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, एक साइब्रिड होता है लिंगी संकर, कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित संकर, संकर का पर्याय, उत्तक संवर्धन द्वारा बनाया गया पौधा। एक जो साइब्रिड होता है वो क्या होता है? तो भैया साइब्रिड जो है आपका कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित संकर प्रजाति। कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित संकर प्रजाति को हम क्या कहते हैं? साइब्रिड। कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित प्रजाति को हम क्या कहते हैं? साइब्रिड कहा जाता है। कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित संकर प्रजाति को क्या कहा जाता है आपका बच्चों? साइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है, 29वां प्रश्न दिया हुआ है। पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है चमेली में, हाइड्रिला में, बेगोनिया में, सभी में। पत्ती द्वारा जो प्रजनन है या फिर कहें रिप्रोडक्शन होता है वो किसके अंदर होता है? बताइए आंसर बच्चों। तो भैया वो होता है आपका बेगोनिया के अंदर। पत्तियों द्वारा प्रजनन किसके अंदर होता है? आपका बेगोनिया के द्वारा होता है। इसे मदर्स ऑफ 1000 प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बेगोनिया को मदर्स ऑफ 1000 प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। किसे? आपका बेगोनिया। अगला क्वेश्चन, संकर प्रजाति विकसित करने में नरबंधता लाइनों को प्रदर्शित करती है। आर लाइन, बी लाइन, ए लाइन, सी लाइन। संकर प्रजाति विकसित करने में नरबंधता लाइनों को प्रदर्शित करती है। ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो भैया वो प्रदर्शित करती है आपकी ए लाइन। संकर प्रजाति विकसित करने में नरबंधता लाइनों को प्रदर्शित कौन करता है? ए लाइनें जो है प्रदर्शित करती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 है, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशानुगति अध्ययन किया था? कितने लक्षणों का अध्ययन किया था मेंडल ने? यहाँ पर पूछा गया है, बताइए आंसर। तो 7 प्रकार के लक्षण का। मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया था? 7 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया था। कौन कौन से हैं भैया? बीज की आकृति, पहला क्या है आपका? यहाँ पर देखो बी ऑप्शन सही हो जाता है। पहला है आपका बीज की आकृति। कौन से लक्षण है? बीज की आकृति पहला है, बीज की आकृति। ठीक, 7 लक्षणों में। सेकंड आपका जो है आपका बीज का रंग, बीज का रंग। ठीक, थर्ड क्या है आपका? तीसरा क्या लक्षण था आपका? फूल का रंग। किसका रंग? फूल का रंग। ठीक, ये 3 लक्षण हो गए। चौथा लक्षण है फली की आकृति। फोर्थ है फली की आकृति।
ये लिख लेना, पूछा जाता है कि 7 लक्षण कौन से थे जिसका मेंडल ने अध्ययन किया था। ठीक है, फली की आकृति, फली का रंग, क्या भैया, फली का रंग, फली का रंग हो गया। ठीक, छठवां लक्षण जो था वो था आपका फूल का स्थान, फूल का स्थान, व आपका जो है सातवां नंबर का जो था आपका वो था तने की लंबाई। सातवां लक्षण कौन था आपका, तने की लंबाई, क्या, तने की लंबाई। तो जो 7 लक्षण हैं, ठीक, उनकी वंशागति का जो है अध्ययन किया था किसने, आपका मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है, संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजाति वंशक्रमों की उचित संख्या है 2 से 3, 10 से 12, 8 से 10 या 5 से 6। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है संश्लेषित प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजाति वंशक्रमों की उचित संख्या कितनी है, 5 से 6 है। कितनी है, 5 से 6 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है, सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक सीजन आकलन है, लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की छीजन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देता है, प्रारंभिक काल में ज़्यादा छीजन, अंतिम काल में घटना छीजन, लाभदायक सेवा काल में प्रत्येक वर्ष समान छीजन। छीजन का मतलब है कि कहें कि क्षीण होना है या फिर कहें खराब होना है ना, या फिर कहें उसकी प्रोडक्टिविटी खराब होना, तो वो छीजन कहलाता है ना। तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। सरल रेखा में, ठीक, सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक छीजन आकलन है, तो भैया वो है आपके ऑप्शन ए, लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की छीजन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एडीपी का एटीपी में परिवर्तन को कहते हैं बाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीकरण, फास्फोरिलीकरण या प्रकाशन से। एडीपी का एटीपी में संश्लेषण क्या कहलाता है, तो भैया वो फास्फोरिलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, फास्फोरिलीकरण कहलाता है। एडीपी का एटीपी में एडिनोसिन डाइफास्फेट का एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में कन्वर्जन क्या कहलाता है, फास्फोरिलीकरण कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, तत्व जो स्टोमेटल एवं रंध्रों के खुलने एवं बंद होने के लिए नियंत्रित करता है, तो भैया वो है आपका पोटेशियम या पोटास या पोटेशियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। मृदा निर्माण का कारक है जलवायु, मृदा निर्माण का कारक है पैतृक पदार्थ, मृदा निर्माण का कारक है जीव मंडल, मृदा निर्माण के कारक है जलवायु, पैतृक पदार्थ, जीव मंडल, स्थलाकृति, मृदा की उम्र। ये तीनों या फिर कहें सभी हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। ठीक, तो सत्य कौन सा है, ऑप्शन डी, 36 का डी, ठीक, सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है कि जलमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है फफूंदी द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, एक्टिनोमाइसिटीज द्वारा या सभी द्वारा। जो आपके जलमग्न मृदा होती है उसमें कार्बनिक पदार्थ मतलब कि पौधों के अवशेष है ना, तो इनका अपघटन किसके द्वारा होता है, फफूंदी द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, एक्टिनोमाइसिटीज द्वारा या सभी के द्वारा। करिए आंसर यहाँ पर क्या हुआ, ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर क्या होगा, तो बच्चों बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पर एक्टिनोमाइसिटीज द्वारा जलमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है, किसके द्वारा, एक्टिनोमाइसिटीज द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तांबा, जिंक, सल्फर, मोलिब्डेनम। तो भैया सल्फर जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट है, आपका जो है बृहद पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, और साथ ही साथ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है या द्वितीयक पोषक तत्व है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, बायोसुपर है रॉक फास्फेट प्लस एलिमेंटल, रॉक फास्फेट प्लस गंधक ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणु, अमोनियम सल्फेट प्लस एलिमेंटल सल्फर, रॉक फास्फेट प्लस एलिमेंटल सल्फर प्लस गंधक ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणु। आंसर कीजिए ए, बी, सी या फिर डी। क्या है भैया, बायोसुपर है जो बच्चों वो रॉक फास्फेट
एलिमेंटल सल्फर और गंधक ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणुओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोयाबीन में नत्रजन यौगिकीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? राइजोबियम जैपोनिकम द्वारा, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम द्वारा, राइजोबियम मेलिलोटाई द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर? देखिए, आपका सोयाबीन में जो करता है वो तो भैया राइजोबियम जैपोनिकम करता है। दलहनी फसलों में करता है, दलहनी फसल में आपका राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। दलहनी फसलों में कौन करता है? आपका राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम करता है। राइजोबियम मेलिलोटाई जो है आपका जो है एक कहें नाम याद नहीं आ रहा उसका, सॉरी मैं आपको बाद में बता दूंगा, इतना अच्छा नाम था भूल गए हैं। ठीक है, राइजोबियम मेलिलोटाई, उसका नाम भी लास्ट में मेलिलोटाई आता है ना, तो उसमें प्रयोग होता है ये आपका। ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा है उसका, जैसे ही याद आ जाता है हम आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। सिंचाई में प्रयुक्त जल की मात्रा के पौधों द्वारा बाष्पीय जल मृदा सतह से जल वाष्पन द्वारा तथा पौधों के उतक निर्माण में प्रयुक्त जल के अनुपात को कहते हैं सिंचाई क्षमता, जल उपयोग क्षमता, या फिर क्या सिंचाई आवश्यकता, जल का उपयोग। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर यहाँ पर? सिंचाई में प्रयुक्त जल की मात्रा के पौधों द्वारा बाष्पीय जल द्वारा मृदा सतह से जल वाष्पन तथा पौधों के उतक निर्माण में प्रयुक्त जल के अनुपात को क्या कहते हैं? सिंचाई क्षमता, जल उपयोग क्षमता, सिंचाई आपका आवश्यकता, जल का उपभोग। बताइए आंसर क्या होगा, उपभोगी उपयोग, ए बी सी या फिर डी? 41 का आंसर क्या होगा? बात करें बच्चों सही आंसर की यहाँ पर, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए सिंचाई क्षमता। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए सिंचाई क्षमता कहते हैं। सिंचाई में प्रयुक्त जल की मात्रा के पौधों द्वारा बाष्पीय जल और मृदा सतह से जल वाष्पन तथा पौधों के उतक निर्माण में प्रयुक्त जल के अनुपात को क्या कहते हैं? सिंचाई क्षमता या इरिगेशन एफिशिएंसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है मृदा क्षरण के अध्ययन में, अपवाह्य गणना में, वर्षा अध्ययन में, ए एवं सी दोनों में। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर यहाँ पर? जल्दी से आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करना है और, है ना, तो बता दीजिए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? हाँ याद आ गया ये भैया, जो राइजोबियम मेलिलोटाई है ये आपका लूसर्न में प्रयोग होता है। किसमें? लूसर्न में, है ना, लूसर्न में प्रयोग किया जाता है, अल्फा अल्फा में प्रयोग किया जाता है। सॉरी बच्चों लेट बताया, है ना। यहाँ पर बात करें वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है, तो भैया इसका प्रयोग किया जाता है वर्षा अनुरूपक का आपका जो है ए और सी दो, मृदा क्षरण के अध्ययन में और वर्षा अध्ययन में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ए एंड सी दोनों सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ए एंड सी दोनों में से एक। ठीक, या फिर क्या दोनों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, 43 है, क्वेश्चन नंबर 43। पौधों की पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का प्रदर्शित होना किस पोषक तत्व की कमी दर्शाती है? बोरॉन, मैग्नीशियम, पोटास या फास्फोरस। आपकी जो पत्तियों के किनारे हैं वो आपके कैसे हो जाते हैं? बैंगनी रंग के हो जाते हैं। किसकी कमी के कारण होते हैं भैया? फास्फोरस की कमी से। ये फास्फोरस की कमी का मेजर एक है कि लक्षण है या मुख्य लक्षण है कि भैया वो जो है आपके जो पत्तियों के किनारे वो कैसे हो जाते हैं? आपके बैंगनी रंग के हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मैं कौन सी फसल हरी खाद के रूप में 120 से 130 केजी नत्रजन प्रति हेक्टेयर प्रदान कर सकती है? ढैंचा, सेंजील, सनई या लोबिया। बताइए आंसर क्या होगा 44 का? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका सेंजी। क्या? सेंजी जो है प्रति हेक्टेयर हरी खाद कितना 120 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45 है, कौन सी हरी खाद की फसल जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती हैं? सिसबेनिया एक्युलेटा, सनई, सिसबेनिया रोस्टेटा, लोबिया। जिसके तने में जो है बैक्टीरिया की जो है ग्रंथियां पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? बताइए आंसर। उसे हम कहते हैं सिसबेनिया रोस्टेटा। सिसबेनिया रोस्टेटा में आपके जो है तने में या फिर कहें तने के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बायो फर्टिलाइजर्स हैं जीवाणु जीवांश खाद हैं, सूक्ष्म जीवों का कल्चर, हरी खाद है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो बायो फर्टिलाइजर होते हैं या फिर कहें जैव उर्वरक जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीवों का कल्चर कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का कल्चर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है ना बच्चों, तो थोड़ा सा पानी भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47 क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 47 दिया हुआ है कि अपर्दन को सीधे प्रभावित करने वाले घटक हैं तापक्रम और आर्द्रता, आर्द्रता और सौर विकिरण, तापक्रम और वायु वेग, अपक्षेपण और वायु वेग। बताइए आंसर। सीधे प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं अपर्दन को, इरोजन को? बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो भैया वो है आपका अवक्षेपण और वायु वेग। अवक्षेपण व वायु वेग सीधे जो है मृदा अपर्दन को प्रभावित करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 48, 48वां प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी कृषि विधि मृदा अपर्दन को सामान्यतः रोकती है? अंतःफसली, कंटूर खेती, बहुफसली या शुष्क खेती? तो यहाँ पर कंटूर खेती जो है मृदा अपर्दन को रोकती है। कौन सी भैया? कंटूर खेती जो है ढाल के विपरीत या फिर कहें ढाल के विपरीत जो है ढलानों को बनाया जाता है, कंटूर बनाए जाते हैं, और कंटूर खेती क्या करती है? मृदा अपर्दन को रोकने का काम करती है। अगला क्वेश्चन, अपर्दित मृदा में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है? अनाज वाली फसलों की, दलहनी फसलों की? दलहनी फसलों इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो अपर्दित या फिर कहें आपकी अपर्दन है, इरोजित सॉइल होती है, उसमें दलहनी फसलें जो है लाभदायक होती हैं या फिर कहें आपकी अच्छी जो है ये कहें उपज देती हैं। कौन सी? आपकी दलहनी फसलें। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, दलहनी फसलें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40, अब क्रमणता क्षार मृदाएं बनती हैं इस स्थिति के अधीन अत्यधिक वर्षा, औसत वर्षा, निम्न वर्षा, अनावृष्टि। किसके जो है कारण अक्रमणता क्षार मृदाएं बनती हैं या क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है? तो भैया यदि आपकी अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है और अधिक बाष्पन होता है तो उससे क्या बनती है? क्षारीय मृदाएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विस्तार कार्यक्रमों में से कौन सी कृषि योजना किसानों के लिए ऋण के साथ संबद्ध है? सघन कृषि विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से विस्तार कार्यक्रमों में से कौन सी कृषि योजना किसानों के लिए ऋण के साथ संबद्ध है? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी? तो यहाँ पे भैया जो समन्वित ग्रामीण विकास योजना है, कौन सी योजना? समन्वित ग्रामीण विकास योजना है, यह ऋण से संबंधित है। किससे है? आपकी ऋण से संबंधित या फिर विस्तार कार्यक्रमों में से जो है कृषि योजना किसानों के लिए ऋण के साथ संबंध है वो है समन्वित ग्रामीण विकास योजना। समन्वित ग्रामीण विकास योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 या 52वां प्रश्न है, प्रसार कार्यक्रम में सार्थक जन सहयोग तब होता है जब पढ़े लिखे ग्रामीण भाग लेते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य भाग लेते हैं, गांव वासियों का बहुमत भाग लेता है, स्थानीय नेतागण भाग लेते हैं। तो भैया गांव वासियों का जब बहुमत होगा जभी तो आपका जन सहयोग मिलेगा। जनता का सहयोग क्या कहलाता है? जन सहयोग, है ना। तो आपका जो है गांव वासियों का बहुमत भाग लेना, ये जो है आपका जन सहयोग तब होगा जब जो है गांव वासियों का बहुमत भाग लेता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1960 में, 1964 में, 1969, 1989। 1989 में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किसके द्वारा या किसके द्वारा चलाया गया था? तो भैया ये चलाया गया था आपका आईसीआर के द्वारा। किसके द्वारा? आईसीएआर के द्वारा चलाया गया था प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55,
सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? 1973 में अमेरिका में, 1973 में इंग्लैंड में, 1973 में रूस में, 1973 में जापान में। सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग कब और कहाँ प्रयोग किया गया था? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 1973 में कहाँ पर? इंग्लैंड में प्रयोग किया गया था। कहाँ पर? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1973 में इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान में कितनी है? 49%, 66%, 74%, 100%। बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया जो आपकी नई आर्थिक नीति 1991 थी उसके द्वारा 100% कितनी सीमा कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान में कितनी है? 100% है। कितनी है? 100% है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57 दिया हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत की समग्र आयात में वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का अंश 4.1% था। भारत के समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2023 में 11.6% है। इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। कौन से सही है यहाँ पर ये पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर भैया ऑप्शन सी, ए और दो दोनों ही सत्य है। या फिर कहें ए एंड बी दोनों ही सही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है? ए एंड बी बोथ, या फिर कहें एक और दो दोनों ही सही है। यहाँ पर जो है भारत के समग्र आयात में वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का अंश कितना रहा? 4.1% है। भारत के समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2022-23 में 11.6% रही। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। इस योजना का कुल परिव्यय 20,050 करोड़ रुपए है। तो बताइए आंसर क्या होगा? जो मत्स्य क्षेत्र की योजना है, कौन सी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका सही आंसर क्या है? तो ये दो है, एक और दो दोनों सही है। और यह जो योजना है 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 10 सितंबर 2020 को। 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई थी। 2020 को शुरू हुई थी। कौन सी? आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसमें जो बजट दिया गया था वो कितना दिया गया था? 20,050 करोड़ रुपए दिया गया था। कितना दिया था? 20,050 करोड़। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1962 में, 1965 या 1966 में। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP किसकी भैया? CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, या फिर कहें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। यह जो है आपका जो CACP है यह MSP की गणना करता है और साथ में साथ सिफारिश देता है। कौन? आपका जो है CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन, नेफेड की स्थापना कब की गई? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या भैया? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह नॉर्मली आपका भारत में दलहनी व तिलहनी फसलों की खरीद के लिए जिम्मेदार है। कौन? आपका नेफेड। इसकी स्थापना हुई थी भैया कब? 1958 में। कब हुई थी? 1958। नाफेड की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61 दिया हुआ है, शरीर के कौन से रंग से भदावरी भैंस की पहचाना जाता है? काला, तांबरिया, हल्का लाला, काला या धूसर। तो यहाँ पर तांबरिया, या फिर कहें तांबे जैसा कलर होता है, कॉपर कलर्ड होती है। जो आपकी भदावरी ब्रीड है उत्तर प्रदेश की है, इटावा जिले में पाई जाती है। सबसे अधिक जो है फैट की मात्रा होती है किसमें? आपकी भदावरी में। और यह जो इसके पहचाना जाता है, इसका जो रंग होता है कॉपर कलर होता है, कॉपर रंग, या फिर कहें तांबे जैसा रंग होता है, तांबरिया रंग होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 62, जीनोम इंगित करता है कि जीन्स के साथ गुणसूत्रों के समूह को जो वहन करते हैं, चतुर्गुण, द्विगुण, तीन गुण या फिर कहें एक गुण। बताइए आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D।
तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है एक गुण, हैप्लॉयड। जीनोम इंगित करता है कि जीन्स के साथ गुणसूत्रों के हैप्लॉयड या एक गुण समूह को जो वहन करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, पशुधन गणना 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इस गणना में बकरियों की कुल संख्या 148.88 मिलियन है, ऊँटों की संख्या 0.25 मिलियन है, भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन है। यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पर जो है 148.88 मिलियन जो है आपकी बकरियों की संख्या है, 0.25 मिलियन जो है आपके ऊँट हैं, भेड़ों की संख्या 74 जो है आपकी 74.26 है। ठीक, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाता है, या फिर कहें 1, 2, 3 सभी कथन सत्य हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 64 दिया हो 64, केंद्रीय पोल्ट्री ट्रेनिंग संस्थान कहाँ अवस्थित है? बेंगलुरु, करनाल, मखदूम, मथुरा में, शिमला में। आपका केंद्रीय पोल्ट्री ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये कहाँ पर स्थित है? आपका बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? बेंगलुरु के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपका बेंगलुरु के अंदर स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा कि जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? आपका जो है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुमबोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है? मुर्गी में, गाय में, बकरी में या भेड़ में? जो आपका गुमबोरा बीमारी है किस में पाई जाती है? तो ये भैया किस में पाई जाती है? मुर्गी के अंदर पाई जाती है। गुमबोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है बच्चों? आपकी मुर्गी के अंदर पाई जाती है। आगे जो है आपका यहाँ पर कृषि का सेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक, यहाँ पर जो है आपके 65 प्रश्न जो AGTA में आपके आने वाले हैं कृषि के, ठीक, वो प्रश्न आपके समाप्त हो जाते हैं। अगला सेक्शन जो है आपका कंप्यूटर का रहने वाला है। ठीक, तो बढ़िया से आंसर करिएगा। इसमें भी आपके 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं कंप्यूटर में और बाकी 20 क्वेश्चन UPGK के हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर लें कंप्लीट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर एप्लीकेशन लाइक कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD? निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन या CAD जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? स्पीकर का, पेंटोग्राफ का, स्कैनर या प्लॉटर का? बताइए आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? तो यहाँ पर जो है प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। CAD या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन D सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67 दिया हुआ है, Which type of computer is used to control air traffic and radar of national defense? राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर का, हाइब्रिड कंप्यूटर का, एनालॉग कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर? बताइए आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? आपका जो एक है किस कंप्यूटर का प्रयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो भैया यहाँ पर जो प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर हैं वो हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग आपका राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 68 दिया हुआ है, द इंटेलिजेंट एजेंट सेंसेस थ्रो एंड टेक एक्शन थ्रो? बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। सेंसर, एक्चुएटर्स, रिमोट या सिग्नल द्वारा? सेंसर, एक्चुएटर या फिर रिमोट सिग्नल द्वारा? दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? तो यहाँ पर भैया सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर सही आंसर हो जाए सेंसर और एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या कहलाते हैं? जो मतलब कि एक्चुअल डाटा प्रदान करते हैं या फिर कहें जो एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं वो क्या कहते हैं? एक्चुएटर्स कहलाते हैं। ये AI में प्रयोग या फिर कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग होने वाले आपके क्या हैं? एक तरह से आपके उपकरण होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69 दिया हुआ है कि विच इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ LISP फ्रॉम बिलो? निम्नलिखित में से LISP का सही फुल फॉर्म है लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग, लैंग्वेज इंस्पेक्शन, लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, A, B, C या फिर D?
जो आपका LISP है, इसका सही फुल फॉर्म क्या होता है आपका? लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग सही फुल फॉर्म होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 70 दिया हुआ है, 70वां प्रश्न। स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग सर्विसेज दैट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस आर यूजफुल फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव या क्लाउड बेस्ड। बताइए आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D। तो यहाँ पर जो है आपकी जो क्लाउड बेस्ड या फिर कहें क्लाउड, बेसिकली आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर एक क्लाउड स्टोरेज होता है, ठीक है। तो क्लाउड बेस्ड या फिर कहें क्लाउड बेस्ड मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 दिया हुआ है आपका। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड, क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर सेवा। अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। ऑप्शन सी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आधारिक संरचना सेवा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मंच सेवा। बताइए आंसर क्या होगा? क्लाउड संगणना सम्मिलित नहीं करती है। बताइए आंसर क्या होगा? 71। तो भैया यहाँ पर जो है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर क्या वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का आवंटन जो है आपका जो है सम्मिलित नहीं करती है। बाकी आपका सॉफ्टवेयर सेवा, आधारिक संरचना सेवा, मंच सेवा, ये जो है सम्मिलित होते हैं किसमें? आपके क्लाउड संगणना में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 72, 72वां प्रश्न दिया हुआ है। इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी PIN इज अ पिन इज एन एक्रोनॉमी ऑफ। बैंकिंग शब्दावली में पिन PIN जो है का संक्षिप्त रूप है पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पासवर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होगा सही आंसर? पिन का सही आंसर क्या होगा? तो पिन का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों वो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 73। सॉरी, आगे ज़्यादा ही आगे चला गया है। प्रश्न नंबर 73 दिया हुआ है आपका, 73वां प्रश्न है। लिखा हुआ है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट व्हाट डज द टर्म IECT स्टैंड फॉर। ई गवर्नेंस के अंदर, ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द क्या अर्थ है? इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमन टेक्नोलॉजी, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सामान्य प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सूचना इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना इलेक्ट्रॉनिक और संचार प्रौद्योगिकी, इंटीग्रल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बताइए आंसर क्या होगा आपका? IECT का पूर्ण रूप जो होता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हुए, इसका फुल फॉर्म होता है सूचना इलेक्ट्रॉनिक और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक, यहाँ पर सी जो है सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन MS वर्ड बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन पे अ पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन का या समुच्चय के द्वारा पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? कंट्रोल प्लस F1, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट प्लस F1, कंट्रोल प्लस एंटर। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? A, B, C या फिर D। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक, यदि आप कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं तो आपका पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 75 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ MS वर्ड शोज द टेक्स्ट एज इट अपीयर्स इन प्रिंटेड फॉर्मेट विदाउट द हेडर एंड फुटर। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जैसे यह हेडर फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? प्रिंट लेआउट व्यू, ड्राफ्ट व्यू, रीड मोड व्यू या प्रिंट प्रीव्यू। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? A, B, C या फिर D। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ड्राफ्ट व्यू। कौन सा व्यू? ड्राफ्ट व्यू में आपको हेडर फुटर के बिना जो है आपको क्या दिखता है? टेक्स्ट दिखता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, 75 का ऑप्शन बी।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूजुअली डू नॉट इनकॉर्पोरेट, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यता को सम्मिलित नहीं करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट को, साउंड ध्वनि को, इमेजेस को, या फिर क्या है वीडियो सीक्वेंसेस को। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। देखो मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, आपके वीडियो ऑडियो विजुअल डिवाइस है ना, तो यहाँ पर साउंड होगा, इमेज होगी, वीडियो होगी, लेकिन आपका क्या नहीं होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है, किसको सम्मिलित नहीं करती है, वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करती, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 दिया हुआ है, विच फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड टू ऑटोमेट द डाटा एंटर्ड इन अ डिफाइंड सीक्वेंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, स्टाइल्स का, ऑटोफिल का, इंटेंडिंग का, या फिर कहें अलाइनमेंट का। बताइए आंसर क्या हुआ, ए बी सी या फिर डी। ऑप्शन बी ऑटोफिल। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता जो का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डाटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, ऑटोफिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑटोफिल ऑप्शन बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द एक्सटेंशन फॉर अ ग्राफिक्स फाइल। ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें, .avi, .mid, .dbf, .jpg। तो बात करें आपके सही आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी .jpg सही आंसर हो जाता है। नॉर्मली ग्राफिक्स है, आप फोटो में देखने को मिलता है। फाइंड द ऑड वन आउट, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प अलग है, लिनक्स, विंडोज 98, C++, विंडोज 7। यहाँ पर देखिए जो आपका लिनक्स है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका विंडोज 7 भी एक आपका जो है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर C++ एक लैंग्वेज है, एक आपकी जो है कंप्यूटर की भाषा है C++, बाकी आपकी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, प्रोसेस डाटा इज नोन एज, प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है, डाटा के रूप में, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान, एनालिसिस, विश्लेषण। तो इसे हम जानते हैं बच्चों आपका इंफॉर्मेशन या जानकारी के रूप में। प्रोसेस जो डाटा है उसके बाद जो हमें मिलता है वो आपका क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक, यहाँ पर आपके कंप्यूटर के जो है 15 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके 20 प्रश्न है यूपी जीके या फिर कहें उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के। ठीक है, तो सामान्य जानकारी क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो है 81 क्वेश्चन है आपका, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, शिव प्रसाद गुप्ता ने, राजा महेंद्र प्रताप ने, स्वामी सहजानंद ने। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्वामी सहजानंद, सहजानंद ने। किसने जो है, सरस्वती ने आपका जो है, किसने जो है आपका जो एक है काशी विद्यापीठ वाराणसी, इसकी स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना की थी भैया शिव प्रसाद गुप्ता ने। काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, आपके जो है एक है कि बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो भैया वो है आपका इलाहाबाद के अंदर। कहाँ पर है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक आपका, सॉरी यहाँ पर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर इलाहाबाद में तो सर्वाधिक जनसंख्या है, सॉरी जनसंख्या घनत्व नहीं है, आपका सर्वाधिक जनसंख्या है। आपका जो वाराणसी है, पहला तो आपका गाजियाबाद है। ठीक, जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक गाजियाबाद में है, सेकंड आपका वाराणसी है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वाराणसी होगा, क्योंकि गाजियाबाद नहीं है ऑप्शन में, तो हमें यहाँ पर टिक कर क्या करना पड़ेगा, आपका वाराणसी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ना, गाजियाबाद है, सेकंड आपका वाराणसी है। और बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है आपका इलाहाबाद। ठीक, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका बच्चों, इलाहाबाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी, गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने, निरक्षरता दूर करने के लिए। जो सबरी आपका संकल्प अभियान है वो किसके लिए जो है प्रयोग किया गया था, बताइए। ये नॉर्मली आपका कुपोषण दूर करने के लिए, किसको, कुपोषण को दूर करने के लिए जो है सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 84 दिया है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है विकलांग कल्याण से, शहरी विकास से, कुपोषण से, कौशल विकास से। बताइए आंसर क्या हुआ यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर।
तो भैया कुपोषण से है। राज्य पोषण मिशन किससे संबंधित होगा? कुपोषण से होगा, है ना। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, किसका सदस्य है? तो भैया ये है आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद का है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी वर्ष 1947 में, 1950 में, 1962, 1972 में। कब की गई थी उर्दू अकादमी की स्थापना? तो भैया 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1972 के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 87 दिया हुआ है, अगरिया, बेगा एवं भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? अंबेडकर नगर में, जालौन में, सोनभद्र या ललितपुर में? बताइए आंसर क्या होगा। जो आपकी अगरिया है, बैगा है, भुइया है, ठीक, ये कहाँ पर निवास करते हैं? तो ये भैया करते हैं कहाँ पर? सोनभद्र के अंदर। कहाँ पर? सोनभद्र के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल। बताइए कौन सा जो है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है? तो भैया विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? आपका कोलकाता के अंदर है। कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। ये कहाँ पर नहीं है? यूपी में नहीं है, ये कोलकाता में। बाकी आपका जो अस्सी घाट है वाराणसी में, विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी के अंदर है, आगरा का किला आगरा के अंदर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 89 दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकगीत दिए हैं, गायन का अवसर दिया है, चैती संस्कार गीत है, कजरी ब्रज का लोकगीत, रसिया विवाह एवं मौसमी गीत, सोहर मौसमी गीत। इनको हमें मिलाना है। ठीक, तो आपका चैती है ना। जो चैती है वो क्या है? एक आपका मौसमी गीत है। चैती क्या है? मौसमी गीत है। कजरी जो है विवाह और मौसमी गीत है। कैसा है? कजरी विवाह और मौसमी गीत है। ठीक, आपका जो रसिया है, रसिया जो है ब्रज का लोकगीत है। ठीक, और सोहर जो है संस्कार गीत है। क्या है? सोहर संस्कार गीत। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ए का 4 के साथ मिल रहा है, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाता है। देखो 4 3 2 1, 4 3 2 1, यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 90, घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था? राजगृह में, चंपा में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में। कहाँ पर स्थित है आपका घोषिताराम? जो है आपका जो है कौशाम्बी के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? कौशाम्बी के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित? रोपड़, मांडा, बनवाली, हुलास। कौन सा जो है सिंधु सभ्यता का स्थल जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो भैया एक तो आपका हुलास है। ठीक, यहाँ पर कौन सा है? हुलास है। कौन सा? हुलास। ठीक, ऑप्शन डी हुलास कहाँ पर है? सहारनपुर के अंदर है। कहाँ पर है आपका? सहारनपुर के अंदर है। हुलास कहाँ पर? सहारनपुर के है। और एक आपका मेरठ का, ठीक है, मेरठ में जो है आपके जो है सिंधु सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 92 है, जनरथ नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम किसे दिया गया है? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो यहाँ पर सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत की एसी बसों को, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए निम्न लागत की एसी बसों को जो है जनरथ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? झांसी में, मिर्जापुर में, ललितपुर, हमीरपुर। तो आपका ललितपुर में जो है यूरेनियम पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? आपका ललितपुर के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ठीक, देखिए यहाँ पर ताला उद्योग नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, सही है। कालीन उद्योग भदोही को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। चिकन उद्योग में लखनऊ जाना जाता है। चूड़ी उद्योग में आपका जो है शाहजहांपुर नहीं जाना जाता है। इसके लिए कौन सा जिला जाना जाता है? बताइए, जल्दी से लिख दीजिए। फिरोजाबाद, है ना। कौन सा जाना जाता है? फिरोजाबाद।
फिरोजाबाद जो है चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो है आपका जो है यह सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में या 11वीं पंचवर्षीय योजना में? बताइए आंसर क्या होगा। उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है अंकित की थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र होगा पूर्वांचल, मध्य, पश्चिमी, बुंदेलखंड। रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा होगा? बताइए। तो भैया डिफेंस गलियारा बुंदेलखंड में बनाया जाने वाला है। फरवरी 2018 में घोषणा की गई थी। बुंदेलखंड के अंदर जो है रक्षा गलियारा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, केंद्रित क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 97 है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृतिक उपागम, समग्रता उपागम। बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो पर्यटन के लिए समग्रता उपागम को अपनाया गया है। किससे अपनाया गया है? कौन से उपागम को अपनाया गया है? समग्रता उपागम। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नहर, तालाब, नलकूप या कुआं? तो भैया नलकूप, या फिर कहें जो ट्यूबवेल होते हैं या फिर कहें बोरवेल होते हैं, वो मुख्य स्रोत है आपकी सिंचाई का। कहाँ पर? यूपी के अंदर। ठीक। अगला क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूँ, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तुरैया, गेहूँ, कपास, गेहूँ, मूंग। बताइए आंसर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा जो है फसल चक्र उपयुक्त है? तो भैया वो है धान, मक्का, गेहूँ। कौन सा? धान, मक्का, गेहूँ। ऑप्शन ए सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़। बताइए। आपका जो लखनऊ है ना, लखनऊ का जो मलिहाबाद जिला है, सॉरी मलिहाबाद क्षेत्र है, वो आपके आम, दशहरी आम के लिए फेमस है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन वी लखनऊ सही आंसर हो जाता है। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेशन में आपको जो है जल्दी ही मिलने वाला है, ठीक। और साथ में साथ आपका एक कोर्स चल रहा है, उसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बार और बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी आपको बता दे रहे हैं, कोर्स थोड़ा सा प्रमोशन करना बनता भी है ना। तो आपका 499 रुपये में संपूर्ण पीडीएफ कोर्स जो है आ चुका है, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, कृषि व कंप्यूटर के संपूर्ण नोट्स मिलने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका प्राइस है 499। यदि आप बाय करना चाहते हो नीचे दिए नंबर 7880 पर जो है 7880497104 पर कॉन्टैक्ट कर खरीद सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, या फिर कहें अगले सेट पेपर में, 19वें सेट पेपर में। धन्यवाद।